Students, how are you? आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो नर्व कंडक्ट इम्पल्स का कंडक्शन किस तरह से होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। इन टुडेस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो ये हमें आज के लेक्चर में डिस्कस करना है। तो इसको डिस्कस करने के पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हम जो डिस्कस करेंगे कि किस तरह से नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होते हैं, तो उसे हम दो जगह पे डिस्कस करेंगे। पहला हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स विद इन द एक्सॉन, और दूसरा हम डिस्कस करेंगे ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स विद इन सिनेप्सिस। तो दो जगह पे हम डिस्कस करेंगे। तो देखो एक्चुअली क्या है कि हमारा जो नर्व सेल होता है उसका सबसे लंबा पोर्शन होता है एक्सॉन। तो एक्सॉन में इम्पल्स किस तरह से ट्रेवल करता है ये हमें डिस्कस करना है। और जहां पर दो नर्व सेल आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं उसे बेसिकली हम सिनेप्स के नाम से जानते हैं। तो सिनेप्स पर इंफॉर्मेशन किस तरह से ट्रांसमिट होती है तो उसे हम डिस्कस करेंगे। So generally we discuss about the transmission of the nerve impulse in the axons and in the synapses। तो दो जगह डिस्कस करना है। पहले हम एक्सॉन में डिस्कस करते हैं। हम कौन से एक्सॉन में डिस्कस करेंगे, माइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन जो एक्सॉन होते हैं उसमें किस तरह से नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है। फिर उसके बाद हम माइलिनेटेड न्यूरॉन में किस तरह से नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये हमें डिस्कस करना है। तो यू मस्ट रिमेंबर कि इम्पल्स का जो नेचर होता है वो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल होता है। तो यू मस्ट रिमेंबर इम्पल्स ट्रांसमिशन इज द इलेक्ट्रोकेमिकल। इस पे क्वेश्चन कई बार नीट एग्जामिनेशन में आया है, तो ये आपको आना चाहिए। इम्पल्स ट्रांसमिशन इज द इलेक्ट्रोकेमिकल। एंड ये जो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स होता है इसमें तीन स्टेप हमें देखने को मिलती हैं। पहली स्टेप है मेंटेनेंस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, दूसरी स्टेप है एक्शन पोटेंशियल, और तीसरी स्टेप है प्रोपगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। तो ये हमें डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स, ये सब कुछ डिस्कस करने के पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमने अपने पुराने लेक्चर्स में पढ़ा था कि जो हमारा न्यूरल टिश्यू होता है, ये हमारे जो न्यूरॉन होते हैं, इसका एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। क्या होता है कि इसके अंदर हमें इरिटेबिलिटी या फिर एक्साइटेबिलिटी देखने को मिलती है, और उसके साथ हमें कंडक्टिविटी भी इसमें देखने को मिलती है। तो इरिटेबिलिटी या एक्साइटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? इरिटेबिलिटी या एक्साइटेबिलिटी का मतलब होता है कि हमारे जो न्यूरॉन होते हैं यह किसी भी तरह का इन्वायरमेंटल में चेंज होगा तो उसकी वजह से ये क्या होते हैं, सेंसिटाइज हो जाते हैं, और इनके अंदर इम्पल्स का क्रिएशन होता है। इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं एक्साइटेबिलिटी, या इसे हम बोलते हैं इरिटेबिलिटी। तो अभी कुछ स्टूडेंट को समझ में नहीं आया होगा, तो इसे जरा समझने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट्स। जैसे मान लीजिए मेरा ये हाथ है, यहाँ पे दुनिया भर के ढेर सारे यहाँ पर क्या हैं, यहाँ पर सेंसरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। ठीक है, सेंसरी स्ट्रक्चर क्या होते हैं? वे स्ट्रक्चर जो हमारे ब्रेन को या हमारे सीएनएस को सराउंडिंग की इंफॉर्मेशन देते हैं। ये चेंज इन एनी टाइप के किसी भी तरह के कोई भी चेंज की इंफॉर्मेशन देते हैं, उसे हम इम्पल्स के नाम से उसे हम जो है सेंसरी स्ट्रक्चर्स के नाम से जानते हैं। तो सपोज दैट कि ये मान लीजिए मार्कर मेरे हाथ पे आके टच हुआ, तो मेरे हाथ पे क्या है, प्रेशर रिसेप्टर्स है, तो वो क्या करेंगे, सेंसिटाइज हो जाएंगे
और उनके सेंसिटाइजेशन से क्या होगा, इम्पल्स क्रिएट होगा। ठीक है ना। तो ये जो भी चेंज हुआ सराउंडिंग में या किसी भी तरह का ऐसा कोई भी फिजिकल केमिकल एक्टिविटी जिसकी वजह से इम्पल्स क्रिएट होता है, उसे हम बोलते हैं स्टिमुलस। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, उसे हम स्टिमुलस के नाम से जानेंगे। तो यू मस्ट रिमेंबर दैट इम्पल्स ऑलवेज क्रिएट ड्यू टू द स्टिमुलस। जब तक कोई स्टिमुलस नहीं मिलेगा इम्पल्स क्रिएट नहीं होंगे। ठीक है, तो इम्पल्स क्रिएट हो गया। अब ये इम्पल्स जो हो रहा है ये हमारे नर्व्स के थ्रू ये माइग्रेट हो रहा है। कहाँ हो रहा है माइग्रेट, ये सीएनएस में माइग्रेट हो रहा है। तो इसका माइग्रेशन किस तरह से होता है, मतलब जनरेशन इम्पल्स का कैसे हो गया, समझ में आ गया। स्टिमुलस की वजह से इम्पल्स का जनरेशन हो गया। दूसरा, ये इम्पल्स ट्रांसमिट होता हुआ हमारे सीएनएस तक पहुंचेगा। तो इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन का जो मैकेनिज्म किस तरह का है, ये नर्व सेल्स के अंदर इम्पल्स किस तरह से ट्रांसमिट होता है, उसकी क्या फिजियोलॉजी है, इसके बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया ना आप सभी लोगों को कि इम्पल्स ट्रांसमिशन इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इन नेचर एंड the conduction of nerve impulse consists the three steps. These steps are the maintenance of the resting membrane potential, दूसरी स्टेप है एक्शन पोटेंशियल और तीसरी स्टेप है प्रोपोगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। तो ये तीन स्टेप देखने को मिलती हैं नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन में। ठीक है, तो हम देखते हैं स्टूडेंट इसको। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेंटेनेंस ऑफ रेस्टिंग पोटेंशियल। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही सिंपल चीज है। देखो ये हमारा एक्सॉन है, ये दिख रहा है ना, ये हमारा एक्सॉन है। ये ऊपर ये वाला और ये वाला क्या है, एक्सॉन का मेम्ब्रेन है। अब ये एक्सॉन का मेम्ब्रेन है तो इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलेंगे, एक्सोलेम्मा। क्या बोलेंगे इसको, एक्सोलेम्मा के नाम से जानेंगे। एक्सॉन के अंदर जो फ्लूइड है, यहाँ पर जो फ्लूइड है इसे हम बोलते हैं ICF के नाम से जानते हैं, इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड के नाम से जानते हैं। और इस एक्सॉन के बाहर जो फ्लूइड है इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। क्या बोलेंगे इसे हम, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। यहाँ जो फ्लूइड है ये क्या हो गया, ECF हो गया, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड हो गया। और अंदर जो फ्लूइड है, एक्सॉन के अंदर जो फ्लूइड है इसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ये ऐसे हम एक्सोप्लाज्म के नाम से भी बोल सकते हैं। और फिजियोलॉजी में ये वर्ड्स जो मैं यूज कर रहा हूँ ये काफी ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, तो यू मस्ट रिमेंबर दैट द न्यूरल मेम्ब्रेन कंसिस्ट वेरियस सिलेक्टिवली परमिएबल आयन चैनल्स। तो हमारा ये जो न्यूरल मेम्ब्रेन होता है इसमें ढेर सारे आपको क्या देखने को मिलते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल आयन चैनल्स देखने को मिलते हैं। अब सिलेक्टिवली परमिएबल आयन चैनल से हमारा क्या मतलब है, तो ये सिलेक्टिवली परमिएबल आयन चैनल से हमारा मतलब है कि हर किसी की पासिंग, हर किसी एलिमेंट की पासिंग को ये परमिट नहीं करते हैं। यह केवल सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स की पासिंग को ही परमिट करते हैं। ठीक है, इट बिकम क्लियर। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान लीजिए आपका कोई जान पहचान का बाइक से जा रहा है रोड पर, तो वो हर किसी को तो लिफ्ट नहीं देगा ना, पर आपका जान पहचान का तो वो आपको ही लिफ्ट देगा ना। भले ही वो खाली एम्प्टी जा रहा है, कार के अंदर बैठा हुआ, अकेला बैठा हुआ जा रहा है, पूरी कार उसकी खाली है, तो ऐसे में तो नहीं कि वो हर किसी को जो है लिफ्ट दे दे। तो ये हमारे ये एक्चुअली क्या होते हैं स्टूडेंट्स, कि हमारे ये जो चैनल्स होते हैं जो एक्सॉन के अंदर प्रेजेंट है, तो ये चैनल जो होते हैं न्यूरल मेम्ब्रेन में, जो भी आपको ढेर सारे सिलेक्टिवली परमिएबल आयन चैनल्स देखने को मिलेंगे, तो ये सिलेक्टिवली परमिएबल बोला है मैंने, मतलब कि हर किसी को पास आउट नहीं होने दे रहे, या केवल सिलेक्टेड मटेरियल को ही पास आउट होने दे रहे हैं। जैसे आप देखिए, जैसे सपोर्टेड, जैसे मान लो ये पब्लिक टॉयलेट्स हैं, जेंट्स का अलग होगा, है ना, लेडीज का अलग होगा। तो यहाँ से केवल जेंट्स ही जा पाएंगे ना, और किसी को जाने को परमिशन नहीं। यहाँ पर केवल फीमेल ही जा पाएंगे, मेल के जाने को परमिशन नहीं। तो ये सिलेक्टिवली ट्रांसमिटेबल चैनल हो गए ना एक तरह से। इसी तरह के ढेर सारे चैनल्स हमारे एक्सॉन के अंदर देखने को मिलते हैं, मेम्ब्रेन पर देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम लीकेज चैनल के नाम से जानते हैं।
लीकेज चैनल कैसे होते हैं? ये एक्चुअली ये जो चैनल होते हैं, ये इनमें से मटेरियल का पासिंग, थोड़ा बहुत पासिंग हमेशा होता रहता है, ठीक है ना। किसी के लिए इसकी परमिशन ज्यादा होती है, किसी के लिए इसकी परमिशन कम होती है। अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि तार फेंसिंग है कहीं पर और उसमें किसी ने कुछ स्पेस कर लिया निकलने के लिए, तो थोड़े बहुत लोग इधर से उधर इस तरह से शॉर्टकट रास्ते से जा सकते हैं ना। तो लीकेज चैनल कुछ इस तरह से ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद लिगेंड गेट चैनल, ये भी देखने को मिलते हैं। ये चैनल जो होते हैं, ये स्पेसिफिक आयन को ही पास आउट होने देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे लिगेंड गेट चैनल हो गए। वोल्टेज गेट चैनल, ये चैनल जो होंगे ये वोल्टेज के चेंज की वजह से ओपन होंगे। जैसे हमारे पोटेशियम वोल्टेज गेट चैनल हो गए और सोडियम वोल्टेज गेट चैनल हो गए, ठीक है। लिगेंड गेट चैनल जो है केमिकल स्टिमुलस की वजह से ओपन होते हैं। तो इतना बेटा हमारे सिलेबस में नहीं है ये वाला पोर्शन, तो इसे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। इतना मैंने केवल एक लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए बताया था। वो वर्ड कौन सा था? ये वाला। ये पॉइंट तो समझ में आ गया ना आपको। एनसीईआरटी में जो मेंशन है वो कि न्यूरल मेम्ब्रेन कंटेन वेरियस सेलेक्टिवली परमेबल आयन चैनल, इट बिकम क्लियर ना। तो ढेर सारे चैनल यहाँ प्रेजेंट हैं, जैसे ये चैनल से दिख रहे हैं आपको। अब मान लीजिए हमारा जो न्यूरॉन है वो रेस्टिंग स्टेज में, मतलब उसमें से कोई इम्पल्स पास आउट नहीं हो रहा है, उसमें से कोई भी इम्पल्स पास आउट नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या देखते हैं? तो स्टूडेंट इस कंडीशन में हमें ये देखते हैं कि जो ECF मतलब कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ये यहाँ पे जो प्रेजेंट है, उसके अंदर हम देखते हैं कि सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, और ICF मतलब इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड, जो एक्सोन के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो, उसके अंदर पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। तो इन द रेस्टिंग न्यूरॉन, द न्यूरॉन नॉट कंडक्टिंग द इम्पल्स, द एक्सोन मेम्ब्रेन आर मोर परमेबल टू पोटेशियम आयन एंड नियरली इनपरमेबल टू सोडियम आयन, ठीक है ना। तो जब रेस्टिंग स्टेज में है, जब कुछ भी यहाँ पे से मटेरियल का पासिंग नहीं हो रहा है, तो ये मेम्ब्रेन सोडियम आयन के लिए तो नियरली इम्परमेबल है, बट पोटेशियम आयन के लिए थोड़ी बहुत परमेबल होती है। किसकी वजह से? लीकेज चैनल्स की वजह से। तो लीकेज चैनल मैंने बताया ना आपको कि इस तरह के चैनल, ये इस तरह के चैनल, इनमें से थोड़ा बहुत मटेरियल पास आउट हो सकता है ना। तो इस तरह के चैनल है। तो इन चैनल्स की वजह से क्या होता है कि रेस्टिंग स्टेज में हमारा एक्सोनल मेम्ब्रेन है, ये एक्सोनल मेम्ब्रेन है, ये पोटेशियम आयन के लिए मोर परमेबल होता है और सोडियम आयन के लिए नियरली इम्परमेबल होता है। अच्छा, इसमें क्या है कि बाहर ढेर सारा आपको सोडियम आयन देखने को मिलेगा, और सोडियम आयन की वजह से बाहर आपको कौन सा चार्ज दिखाई देगा? यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अंदर पोटेशियम आयन है, पोटेशियम आयन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, यू नो दैट। बट इसके अलावा यहाँ पर अंदर की साइड में नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन आयन होते हैं। कौन से आयन होते हैं? नेगेटिव चार्ज प्रोटीन आयन होते हैं। तो उनका अमाउंट जनरली ज्यादा होता है। इस वजह से ड्यू टू द इंडक्शन इफेक्ट आपको बाहर दिखाई देगा पॉजिटिव चार्ज आयन सोडियम की वजह से, और अंदर दिखाई देगा रिजल्टेंट आपको नेगेटिव चार्ज आयन। वो किसकी वजह से दिखाई देगा? नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन आयन की वजह से। एक्चुअली अंदर क्या है? सोडियम आयन है पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन आयन है। बट प्रोटीन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और पोटेशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो इस वजह से हम क्या देखते हैं? अंदर हम ये देखते हैं कि अंदर की साइड में नेगेटिव चार्ज है रिजल्टेंट, और बाहर की साइड में कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे बताओ, एक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट होगा या नहीं होगा? होगा ना। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? इसे हम रेस्टिंग पोटेंशियल के नाम से जानते हैं, या इसे हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे? यहाँ पर जो पोटेंशियल डेवलप होगा, क्यों डेवलप हुआ? क्योंकि बाहर पॉजिटिव आयन ज्यादा, सोडियम आयन ज्यादा है बाहर, और अंदर की साइड में पोटेशियम आयन ज्यादा है, और नेगेटिव चार्ज प्रोटीन आयन ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, और उसकी वजह से यहाँ पर ये जो पोटेंशियल यहाँ पे जो क्रिएट होगा, इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल।
क्यों बोला? क्योंकि इस समय अभी कोई भी इंपल्स इसमें से ट्रांसमिट नहीं हो रहा है। इट बिकम क्लियर? तो ये तो क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो रिजल्टेंट क्या जनरली हम देखते हैं कि बाहर सोडियम आयन ज्यादा है, इससे रिजल्टेंट बाहर पॉजिटिव चार्ज और अंदर की साइड में नेगेटिव चार्ज है। कब तक होगा ये? जब तक कि कोई भी इसमें से इंपल्स फ्लो नहीं हो रहा है। ये एक्सोन का मेम्ब्रेन है और एक्सोन के मेम्ब्रेन में ढेर सारे आपको सिलेक्टिवली परमेबल आपको चैनल्स दिखाई देंगे। ठीक है, इट बिकम क्लियर। तो एक्सोन के अंदर का ये एरिया, इसे हम क्या बोलेंगे? इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और ये एक्सोन के बाहर का एरिया, इसे हम क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इट बिकम क्लियर। ठीक है, तो ये हमारे ढेर सारे चैनल्स हैं, सिलेक्टिवली परमेबल चैनल्स हैं, जिनमें से होकर हमारा मटेरियल जो होता है वो पास आउट होता है। ठीक है, और ये सोडियम पोटेशियम पंप भी एक्सोन के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। अब ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या होते हैं? सोडियम पोटेशियम पंप जो होते हैं यह एक तरह का एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स? एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होता है जहां पर एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है। तो जब इस तरह का ट्रांसपोर्ट होगा तो यहाँ पर आपको एटीपी का यूटिलाइजेशन देखने को मिलेगा। एक्चुअली ये सोडियम पोटेशियम पंप करते क्या है? सोडियम पोटेशियम पंप क्या करते हैं कि अंदर से 3 सोडियम आयन को बाहर निकालेंगे और बाहर से 2 पोटेशियम आयन को अंदर निकालेंगे और इसमें यह एक एटीपी एनर्जी यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, जैसे आपने फेरियस व्हील देखे होंगे जतरा में या मेले के अंदर, तो उसमें आप देखते हैं ना एक सर्कल इस तरह का काम करता है जो मूवमेंट कराता है। उसी तरह से हमारे सोडियम पोटेशियम पंप है, ये क्या कर रहे हैं? अंदर से 3 सोडियम को बाहर कर रहे हैं और बाहर से 2 पोटेशियम को अंदर लेके आ रहे हैं, उसमें 1 एटीपी का खर्चा कर रहे हैं। क्लियर? तो ये तो समझ में आ गया आप लोगों को, जितना मैंने अभी डिस्कस किया वो तो समझ में आ गया आप सभी लोगों को। अब इसके हम क्या देखते हैं? वी ऑब्जर्व दैट therefore the concentration of the potassium and negatively charged protein in the exoplasm in high in the resting stage, ठीक है ना, and concentration of sodium is low। कहां पर? ICF के अंदर, यह एक्सोप्लाज्म के अंदर होगा ना। नॉर्मल कंडीशन में अंदर पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज प्रोटीन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा और सोडियम का कंसंट्रेशन कम होगा। और बाहर क्या होगा? बाहर हम क्या देखते हैं? बाहर हम देखेंगे कि यहाँ पर पोटेशियम का बाहर की साइड में, यहाँ पर मतलब कि ECF में, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, पोटेशियम का कंसंट्रेशन कम होगा बट यहाँ पर सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। इसकी वजह से हो क्या रहा है? इसकी वजह से हो ये रहा है कि यहाँ पर एक आयनिक ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है या एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पर डेवलप हो रहा है, और इसको हमने क्या बोला? इसे हमने बोला रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल बोला इसको हमने? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्लियर? अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करने में सबसे बड़ा रोल किसका होता है? सोडियम पोटेशियम पंप का होता है। ये क्या करते हैं? अंदर से 3 सोडियम आयन को बाहर निकालते हैं और बाहर से 2 पोटेशियम आयन को अंदर लेके आते हैं और इसमें क्या करते हैं? ये एक एटीपी का कंज्यूम करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो ये देखिए मैंने आपको डिस्कस किया था सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में। तो ये सोडियम पोटेशियम पंप पे समझ में आ रहा है ना? इनसाइड से आउटसाइड में 3 सोडियम आयन ले जा रहे हैं और बाहर से अंदर की साइड में 2 पोटेशियम आयन को लेके आ रहे हैं, उसमें 1 एटीपी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। इट बिकम क्लियर? तो ये क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया। The ionic gradient are maintained by the active transport of ion by sodium potassium pump. It transport the 3 sodium ion outward and 2 potassium ion into the cell. As a result, the outer surface become the positively charged and inner surface become negatively charged due to the negative charge protein ion. ठीक है, तो यहाँ पे पोलराइजेशन हो गया एक तरह से, और यहाँ पर इस वजह से जो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है, ये कौन सा है? हमारा रेस्टिंग पोटेंशियल। और इस रेस्टिंग पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो बेसिकली कितनी होती है? -70 मिली वोल्ट होती है। कितनी होती है इस रेस्टिंग पोटेंशियल की वैल्यू? -70 मिली वोल्ट। ठीक है, ये
वैल्यू होगी इसकी। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि एक्शन पोटेंशियल क्या होता है। देखो, जैसे ही कोई इंपल्स क्रिएट हुआ, इंपल्स किसी वजह से क्रिएट हुआ, मैंने आपको बोला था स्टिमुलस की वजह से इंपल्स क्रिएट होता है। तो जैसे ही इंपल्स क्रिएट हुआ, हम क्या देखते हैं, हम देखेंगे कि इंपल्स के क्रिएट होते बराबर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन है, कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन है, आउटसाइड में पॉजिटिव चार्ज और इनसाइड में जो है नेगेटिव चार्ज वाला पोटेंशियल डिफरेंस, ये ब्रेक हो जाएगा। और इसके ब्रेक होने को हम क्या बोलेंगे, एक तरह का डिस्टरबेंस। तो ये डिस्टरबेंस जो होता है, ये डिस्टरबेंस क्या होता है, पूरे के पूरे एक्सॉन में फ्लो करता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान लीजिए कोई रस्सी बनी हुई है दोनों साइड से, और हम एक रस्सी में एक ऐसे थोड़ा एक वेव प्रोड्यूस करें, तो वेव कंटिन्यूअस जो होती है वो एक साइड से दूसरी साइड तक फ्लो करती है। जैसे फिजिक्स में हम मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, आपने मैकेनिकल वेव पढ़ा होगा, मैकेनिकल वेव पढ़ा होगा, इट्स अ डिस्टरबेंस ऑफ मीडियम। जैसे पॉन्ड में हमने पत्थर डाला तो वेव प्रोड्यूस हुई, और वेव जो होगी, वेव मतलब कि डिस्टरबेंस ऑफ मीडियम, ये डिस्टरबेंस फ्लो करता है वेव में, यही तो होता है ना। यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई ये हमारी रेस्टिंग स्टेज में जो है हमारी ये नर्व के अंदर एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन है, आउटसाइड में पॉजिटिव आयन, इनसाइड में नेगेटिव चार्ज आयन। और जैसे ही एक एक्शन पोटेंशियल आया तो उसकी वजह से क्या होगा कि यह पोटेंशियल डिफरेंस डिस्टर्ब हो जाएगा, और इस डिस्टरबेंस की वेव जो होगी वो पूरे के पूरे एक्सॉन में फ्लो करेगी। ये समझ में आ गया ना? तो समझो इसको, एक्शन पोटेंशियल व्हेन द स्टिमुलस इज अप्लाइड। ठीक है, हमने स्टिमुलस अप्लाई किया तो उसकी वजह से क्या होगा कि कोई भी सपोर्टेड पॉइंट है, तो उस पॉइंट पे हम क्या देखेंगे कि यह डिस्टरबेंस जो होगा, एक डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाएगा रेस्टिंग पोटेंशियल में। ठीक है, when the stimulus is applied, the membrane at a site A become permeable to the sodium ion. It causes the rapid influx of sodium and reversal of the polarity at a site, outer negative charge and inner positive charge. It's called depolarization. जैसे ही इंपल्स आया, जैसे ही कोई भी इंपल्स प्रोड्यूस हुआ, इस इंपल्स किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, स्टिमुलस की वजह से। तो जैसे ही कोई इंपल्स प्रोड्यूस हुआ तो हम क्या देखते हैं कि वहां पर सोडियम आयन के लिए परमेबिलिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ जाती है। सोडियम आयन बाहर से धड़ल्ले से अंदर आ जाएगा, तो अंदर क्या हो जाएगा, अंदर तो हो गया पॉजिटिव चार्ज आयन और बाहर हो गया कौन सा, नेगेटिव चार्ज आयन। मतलब क्या हो गया कि पोलैरिटी रिवर्स हो गई। पहले बाहर, अंदर कौन सा था, नेगेटिव चार्ज था, बाहर पॉजिटिव चार्ज था। पर जहां पर एक्शन पोटेंशियल क्रिएट हुआ है ना, वहां पर अंदर पॉजिटिव चार्ज और बाहर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे डीपोलराइजेशन। तो ये रेड कलर का जो जोन दिख रहा है ना, ये एक्चुअली क्या है, इट्स अ डीपोलराइजेशन। क्या है ये, डीपोलराइजेशन। तो डीपोलराइजेशन क्रिएट, समझ में आ गया आपको, क्लियर हो गया। अब देखो, सपोज यहाँ पर कोई पॉइंट ए है और यहाँ पे कोई पॉइंट बी है। समझो, यहाँ पे कोई पॉइंट क्या है, ए, और यहाँ पे कोई पॉइंट क्या है, बी। जैसे यहाँ पे पॉइंट ए और यहाँ पे पॉइंट कौन सा है, बी। अच्छा, ए पॉइंट पे मुझे बताओ, बाहर नेगेटिव चार्ज आयन और अंदर पॉजिटिव चार्ज आयन। बी पॉइंट पे क्या है, बाहर पॉजिटिव चार्ज आयन और अंदर नेगेटिव चार्ज आयन। इट बिकम क्लियर। फिजिक्स में आप मुझे एक बात बताइए, फिजिक्स में आपने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो किधर से किधर होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, बताओ। आपको जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है ना। तो आप देखिए, जैसे मान लो यहाँ पर ये पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है, तो एक्सोलेमा की आउटर सरफेस पे देखो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बी से ए की तरफ होगा। इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर नेगेटिव चार्ज, तो बी से ए की तरफ होगा। कहां पर, एक्सोलेमा के आउटसाइड में। एक्सोन के मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं हम, एक्सोलेमा। तो उसके आउटसाइड में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ए से बी की तरफ होगा। एक्सोलेमा के अंदर देखो, इधर नेगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज। तो आप बताओ किधर से किधर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना चाहिए ना। तो ये जो डार्क रेड कलर का ये पोर्शन दिख रहा है ना, पिंक कलर का पोर्शन, ये क्या है, यह एक एक्शन पोटेंशियल है। और यह एक्शन पोटेंशियल पे क्या हो गया है,
रिवर्सिबिलिटी हो गई ना, यहाँ पे रिवर्स पोलराइजेशन हो गया ना, मतलब कि अंदर आ गया पॉजिटिव चार्ज और बाहर आ गया नेगेटिव चार्ज। तो यह इसी को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलेंगे डीपोलराइजेशन। ये पूरा यहां से यहां तक पोलराइज है, देखो ये यहां से यहां तक पूरा पोलराइज, बट ये वाला पोर्शन क्या हो गया, डीपोलराइजेशन। इसी डीपोलराइजेशन को अपन क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल। ये कैसे आया, जैसे ही कोई स्टिमुलस क्रिएट हुआ, स्टिमुलस हमारे सेंसरी स्ट्रक्चर पे आया, तो उसने क्या किया, इम्पल्स को क्रिएट किया। तो इम्पल्स जो ट्रेवल कर रहा है ना, वो किसके फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है, वो एक तरह का डीपोलराइजेशन के फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है, या फिर उसे हम ऐसे बोल सकते हैं कि यह एक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है। तो ये डिस्टरबेंस जो होगा, ये पूरे की पूरे इंटायर न्यूरॉन्स के अंदर, मोर करेक्टली इंटायर एक्सोन के अंदर ट्रेवल करेगा। क्लियर, समझ में आ गया ना आपको? ठीक है, तो ये इसमें तो कोई डाउट नहीं ना। तो अब जरा देखिए, इधर पढ़ो। When a stimulus is applied, the membrane at a site A become permeable for the sodium ion. ये यहाँ पर A हो गया। It causes the rapid influx of the sodium, यहाँ पर होगा कि सोडियम गेट खुल जाएंगे, बाहर से अंदर ढेर सारा सोडियम आएगा। सोडियम गेट, पोटेशियम गेट अलग अलग होते हैं, अभी केवल सोडियम गेट खुला है, तो बाहर से अंदर ढेर सारा सोडियम आएगा, ठीक है ना। It causes the rapid influx of the sodium and reversal of polarity at a site A, ठीक है। तो यहाँ पर अंदर पॉजिटिव, बाहर नेगेटिव हो गया। इट इज कॉल्ड द डीपोलराइजेशन। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस ड्यूरिंग द डीपोलराइजेशन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। इट इज आल्सो नोन एज नर्व इम्पल्स। और इसकी वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स, देखो रेस्टिंग पोटेंशियल की वैल्यू मैंने कितनी डिस्कस की थी, -70 मिलीवोल्ट, और एक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है ना, वो होती है अप्रोक्सीमेट +40 मिलीवोल्ट। तो एक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स, +40 मिलीवोल्ट। इसको एनसीईआरटी पे लिख लीजिए, ठीक है। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, -70 मिलीवोल्ट। तो -70 क्या है, -70 क्या है, ये हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, और +40 +40 क्या है, ये हमारा एक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है। इट बिकम क्लियर। अब हम बात करेंगे कि प्रोपगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या है यहाँ पर, देखो ये साइड बी है और ये वाली साइड ए है, ठीक है ना। तो एट अ साइड अहेड, एट मतलब कौन सा हमारा बी साइड ना, आउटर सरफेस इज अ पॉजिटिव चार्ज, इनर सरफेस यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। तो एज पर रिजल्ट करंट फ्लो ऑन द इनर सरफेस A to B एंड आउटर सरफेस B to A, ये अभी हमने डिस्कस कर लिया था। ऑन द आउटर सरफेस द करंट फ्लो फ्रॉम द साइड B to A, आउटर सरफेस से B to A फ्लो होगा टू अ कंप्लीट सर्किट, to the complete the circuit. It become clear? Hence, the polarity reversal and action potential is generated at a site B. तो इस तरह से क्या होगा कि सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और B पे क्या हो जाएगा, एक एक्शन पोटेंशियल फिर जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या देखेंगे कि यह जो एक्शन पोटेंशियल है, ये कंटिन्यूअस प्रोपगेट होगा नर्व सेल के अंदर या एक्सॉन के अंदर। इस तरह से कंटिन्यू ये ट्रांसफर होता चला जाएगा। दिख रहा है ना ये आपको, इस तरह से ये इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होता चला जाएगा और ये डिस्टरबेंस ऐसे आगे कंटिन्यूअस बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। The sequence is the repeated along the axon and impulse is conducted, ठीक है। It become clear? अब देखो ये बाहर से अंदर सोडियम आ तो गया और ये शॉर्ट लिव्ड फिलामेना है, थोड़ी सी देर के लिए अंदर आता है। अब क्विकली क्या होगा कि जैसे ही सोडियम अंदर आया, बाहर देखो सोडियम ढेर सारा, अंदर सोडियम बहुत कम, तो सोडियम गेट ओपन हो गए, बाहर से सोडियम अंदर आ गया। अब अंदर कौन है, पोटेशियम। पोटेशियम बोलेंगे भाई हमको भी तो बाहर जाना है ना, बाहर से लोग अंदर जा सकते तो हम अंदर से बाहर नहीं जा सकते, ये लॉकडाउन खुलना चाहिए। तो देखो अंदर जो पोटेशियम है
अब पोटेशियम गेट खुल जाएंगे। पोटेशियम गेट खुलते बराबर क्या होगा कि अंदर से पोटेशियम बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो पहले सोडियम गेट खुला, अब उसके बाद क्या हुआ कि पोटेशियम गेट खुलेगा। अब पोटेशियम गेट कब खुलते हैं, देखो डीपोलराइजेशन हो गया। अब डीपोलराइजेशन के बाद दोबारा से क्या होना है, उसका रीपोलराइजेशन होना है ना। तो रीपोलराइजेशन में क्या होगा कि सबसे पहले देखो ये यहां पर डीपोलराइजेशन में सोडियम गेट खुले थे, अंदर ढेर सारा, बाहर से अंदर ढेर सारा सोडियम आ गया, सोडियम आयन आ गया। क्यों? क्योंकि सोडियम गेट खुले। अब उसके बाद डीपोलराइजेशन में क्या हुआ, डीपोलराइजेशन के बाद रीपोलराइजेशन, री। तो रीपोलराइजेशन में क्या हुआ कि पोटेशियम गेट ओपन हो गए। अंदर से पोटेशियम बाहर निकलने के लिए परेशान हो रहे थे, भाई उनको बाहर निकालो बाहर निकालो। तो जैसे ही लॉकडाउन ओपन हुआ, पोटेशियम गेट ओपन हुए, अंदर से ढेर सारे पोटेशियम आयन बाहर आ गए, बाहर आ गए। ठीक है, तो बाहर अंदर से ढेर सारे पोटेशियम आयन बाहर आ जाएंगे, बाहर मतलब कि आउटसाइड में आ गए, मतलब कि ECF में आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा कि अंदर हो गए सोडियम ज्यादा, बाहर कौन से ज्यादा पहुंच गए, पोटेशियम ज्यादा पहुंच गए। बस ये बैलेंस मस्ट था काय के लिए, सोडियम पोटेशियम पंप को चालू करने के लिए। अब सोडियम पोटेशियम पंप चालू हो जाएंगे, वो तुरंत जल्दी जल्दी काम करना चालू कर देते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप क्या करेंगे, देखिए सोडियम, पहले तो सोडियम चैनल ओपन हुए एट अ टाइम ऑफ डीपोलराइजेशन, ढेर सारा सोडियम आयन अंदर आ गया, एक्सोन के अंदर आ गया। फिर पोटेशियम पंप चालू हो गए, सॉरी पोटेशियम चैनल ओपन हो गए, फिर अंदर से ढेर सारा पोटेशियम आयन बाहर चला गया, अंदर सोडियम बाहर पोटेशियम। ठीक है, अब ये कंडीशन किसके लिए मस्ट है, ये कंडीशन जरूरी है काय के लिए, सोडियम पोटेशियम पंप को चालू करने के लिए। और जैसे ही ये होगा हमारे सोडियम पोटेशियम पंप चालू हो जाएंगे। और सोडियम पोटेशियम पंप तो पता ही है आपको क्या करते हैं, वो बताइए, सामने स्क्रीन पे देखिए। अंदर जब सोडियम पहुंच गया था ना, उस सोडियम को बाहर निकाल रहे हो, 3 सोडियम आयन को लेके बाहर फेंका और बाहर से 2 पोटेशियम आयन को वो अंदर लेके आएंगे। दिख रहा है? एक बार अच्छी तरह से डायग्राम को देखिए। मुझे क्वेश्चन बताइए कि सोडियम पोटेशियम पंप एक बार में अंदर से बाहर कितने सोडियम आयन करता है, 3। बाहर से अंदर एक बार में कितने पोटेशियम आयन अंदर लेके आता है, 2। इसमें कितना ATP खर्च करता है, वो 1 ATP खर्च करता है। तो इट बिकम क्लियर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको स्टूडेंट्स। तो ये एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, समझ में आ गया। इसके बाद क्या होगा कि हमारे सोडियम पोटेशियम पंप स्टार्ट होंगे। तो देखिए नॉर्मली रेस्टिंग पोटेंशियल का वैल्यू कितना होता है, 70 मिलीवोल्ट, -70 मिलीवोल्ट। और जैसे ही डीपोलराइजेशन होता है, पोटेंशियल की वैल्यू +40 तक पहुंच जाती है। कहां तक पहुंच जाती है स्टूडेंट्स, +40 तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो जैसे ही कोई भी स्टिमुलस आया, क्या होगा, सोडियम अंदर आएगा ढेर सारा और उसकी वजह से डीपोलराइजेशन हो जाएगा। डीपोलराइजेशन के बाद फिर क्या होता है स्टूडेंट, रीपोलराइजेशन होता है। तो रीपोलराइजेशन की फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, रीपोलराइजेशन 2 फेज में कंप्लीट हो रहा है स्टूडेंट्स। पहली फेज में क्या होगा, सोडियम नहीं, पोटेशियम गेट ओपन हो गए। पोटेशियम गेट ओपन हो गए तो क्या हो गया, अंदर से पोटेशियम बाहर चला गया। और फिर उसके बाद क्या हो गया, सोडियम पोटेशियम पंप चालू हो गए। और सोडियम पोटेशियम पंप चालू होने से क्या होता है कि वो अंदर से बाहर सोडियम को करेंगे और बाहर से पोटेशियम को अंदर लेके आएंगे। ये कब तक के लिए जरूरी होता है, -70 वोल्ट मेंटेन करने के लिए। परंतु सोडियम पंप की वजह से, सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से ये वैल्यू थोड़ी ज्यादा हो जाती है, कितनी, 90 तक पहुंच जाती है। पर बाद में उसको 90 तक पहुंच जाती है ना वैल्यू, तो इसे हम क्या बोलेंगे, हाइपर पोलराइजेशन। पर हमारे लीकेज चैनल जिनके थ्रू पोटेशियम के लिए मेम्ब्रेन थोड़ी सी परमिएबल है, तो पोटेशियम थोड़ा बहुत अंदर बाहर जाकर वापस रेस्टिंग पोटेंशियल को कितना कर लेता है, -70 पर रीअरेंजमेंट कर लेता है। क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप चालू होते हैं तो बहुत तेजी से वर्क करते हैं, वो अंदर से बाहर ढेर सारा सोडियम कर देंगे
और बाहर से ढेर सारा पोटेशियम अंदर लेके आ जाएंगे। परंतु कितना होना चाहिए नॉर्मल रेस्टिंग पोटेंशियल की वैल्यू मेंटेन करने के लिए? -70। यदि इससे ज्यादा हो जाता है तो फिर थोड़ा बहुत पोटेशियम आयन लीकेज हो जाएगा और वापस रेस्टिंग पोटेंशियल कितना मेंटेन हो जाएगा? -70। ठीक है, इट बिकम क्लियर। तो कोई भी इंपल्स जब तक क्रिएट नहीं होता है, जब तक कोई भी स्टिमुलस का वैल्यू एक लिमिट से ज्यादा नहीं हो, तो मिनिमम लिमिट का वैल्यू जो कि आपकी बॉडी में इंपल्स क्रिएट कर सकता है, कोई भी मिनिमम लिमिट का इंपल्स स्टिमुलस जो आपकी बॉडी में इंपल्स को जनरेट कर सकता है, उस पर्टिकुलर स्टिमुलस को हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड स्टिमुलस के नाम से जानते हैं। थ्रेशोल्ड से कम होगा तो स्टिमुलस क्रिएट ही नहीं होगा। जैसे आप जानते हैं ना, ढेर सारे डस्ट पार्टिकल टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट करते रहते हैं, हमारे बॉडी से टकराते रहते हैं, पर हमें उसकी फीलिंग नहीं होती क्योंकि उसका वैल्यू थ्रेशोल्ड से कम है। थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगा तो हमें महसूस होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये रिंग मेरे हाथ में, तो रिंग से जो रिंग प्रेजेंस से इसका इंफॉर्मेशन लगातार मेरे ब्रेन को पहुंच रहा है, पर मैं रिस्पॉन्स नहीं दूंगा तो यहाँ पे क्या होगा? थ्रेशोल्ड का वैल्यू बढ़ जाएगा, यहां से जो इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन को आना बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड वैल्यू समझ में आ गया आपको क्या होता है? तो थ्रेशोल्ड वैल्यू इज द minimum value for generating the impulse is known as the threshold value. Threshold value is generally -50 या और 55 मिलीवोल्ट। क्लियर? तो क्या क्या हुआ स्टूडेंट? पहले हो गया क्या? रेस्टिंग पोटेंशियल, जो नॉर्मल कंडीशन में जो पोटेंशियल था वो। फिर जब इंपल्स आया तो क्या हो गया? डीपोलराइजेशन हो गया स्टूडेंट्स। डीपोलराइजेशन के बाद क्या हुआ? रीपोलराइजेशन हुआ, मतलब रेस्टिंग पोटेंशियल रीमेंटेन हुआ। ठीक है, और उसके बाद फिर वापस हमारा नर्व किस में रहेगा? रेस्टिंग पोटेंशियल में सरवाइव करेगा। इट बिकम क्लियर? तो रेस्टिंग पोटेंशियल किसने मेंटेन किया? सोडियम पोटेशियम पंप ने मेंटेन किया। डीपोलराइजेशन में क्या हुआ? सोडियम अंदर आया। रीपोलराइजेशन में पहले पोटेशियम बाहर गया, पोटेशियम गेट ओपन हुआ, पोटेशियम बाहर गया, फिर उसके बाद सोडियम पोटेशियम पंप स्टार्ट हुआ। दो फिनोमेना आपको रीपोलराइजेशन में देखने को मिलती है। कौन कौन सी? डीपोलराइजेशन में सोडियम गेट ओपन होता है और रीपोलराइजेशन में पोटेशियम गेट ओपन होता है, फिर उसके बाद सोडियम पोटेशियम पंप काम करते हैं, तब जाके वापस रेस्टिंग पोटेंशियल मेंटेन होता है। अब रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है स्टूडेंट्स? समझो, दो इंपल्स के बीच में मिनिमम जो टाइम होता है, मान लीजिए एक नर्व में से एक इंपल्स चला गया, फिर उसके पीछे दूसरा इंपल्स चला गया, तो दो इंपल्स के बीच का जो मिनिमम टाइम होता है, इसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड के नाम से जानते हैं। तो रिफ्रैक्टरी पीरियड कितना होता है? रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है अप्रोक्सीमेट 1 मिली सेकंड होता है। 1 मिली सेकंड मतलब कि 1/1000 सेकंड। तो 1/1000 सेकंड विल बी 1 मिली सेकंड। तो 1 मिली सेकंड होता है हमारा क्या? रिफ्रैक्टरी पीरियड। मतलब दो इंपल्स के बीच में जो मिनिमम, दो सक्सेसिव इंपल्स के बीच में मिनिमम टाइम कितना होगा? मिनिमम टाइम होगा 1 मिली सेकंड। ठीक है, इससे कम टाइम के बीच में दो इंपल्स कंटिन्यूस पास आउट नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये हमारा जो रिफ्रैक्टरी पीरियड भी होता है, तो ये बेसिकली दो टाइप का होता है। पहला होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड और दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड कब होता है? इसमें कोई इंपल्स जा ही नहीं सकता। रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है? इसमें हाई मैग्नीट्यूड का कोई इंपल्स है तो वो पास आउट हो सकता है। अभी मेरी बात समझ में नहीं आई आप लोगों को, समझिए इस बात को। देखो, डीपोलराइजेशन हुआ, डीपोलराइजेशन के बाद क्या होना है? रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन में दो चीजें होती हैं। पहली चीज क्या होती है? रीपोलराइजेशन में पोटेशियम पंप ओपन होते हैं।
जब पोटेशियम पंप ओपन होंगे तब कौन सा जो है रिफ्रैक्टरी पीरियड होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। इसमें कोई इंपल्स पास आउट हो ही नहीं सकता। उसके बाद जब सोडियम पोटेशियम पंप चालू होंगे उस समय कौन सा रिफ्रैक्टरी पीरियड होगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। ये कब तक रहेगा, जब तक सोडियम पोटेशियम पंप रीमेंटेन नहीं कर देते हैं। तो इस कंडीशन में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड में तो कोई इंपल्स पास आउट ही नहीं हो सकता, कोई भी एक्शन पोटेंशियल पास आउट ही नहीं हो सकता। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड में क्या होगा कि कोई भी हाई मैग्नीट्यूड का इंपल्स आया है तो वो पास आउट हो सकता है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव पीरियड दो टाइप के होते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। ये हमारे एनसीईआरटी में नहीं है पर इसमें से क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव पीरियड का मतलब होता है द मिनिमम टाइम पीरियड बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव स्टिमुलस which can be generate impulse। तो इसे अपन क्या बोलेंगे, इसे अपन बोलेंगे रिफ्रैक्टिव पीरियड। तो दो इंपल्स के पास आउट होने के बीच में जो मिनिमम जो टाइम इंटरवल होता है ये क्या होता है, ये होता है हमारा रिफ्रैक्टिव पीरियड। ठीक है, ये क्लियर हो गया, रिफ्रैक्टिव पीरियड क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे साल्टेटरी कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स के बारे में। देखो स्टूडेंट, अभी हमने एक्सॉन में नर्व इंपल्स के ट्रांसमिशन को लेकर डिस्कस किया था। कौन से एक्सॉन में डिस्कस किया था, नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन में डिस्कस किया था। ठीक है, अब जो माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं जिसमें माइलिन का कवरिंग होता है उसमें इंपल्स का ट्रांसमिशन कैसा होता है, तो उसमें जो इंपल्स का ट्रांसमिशन होता है बहुत फास्ट होता है। और ये इंपल्स का जो ट्रांसमिशन जो माइलिनेटेड न्यूरॉन में होता है इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे साल्टेटरी ट्रांसमिशन। तो इसमें देखिए, इसमें आपको डीपोलराइजेशन पूरी नर्व में देखने को नहीं मिलेगा, इसमें आपको डीपोलराइजेशन केवल और केवल नोड ऑफ रेनवियर में देखने को मिलेगा। यहाँ पर इंपल्स जो है एक नोड ऑफ रेनवियर से दूसरे नोड ऑफ रेनवियर में जंप करता हुआ जाता है। देखो ऐसे, इस नोड ऑफ रेनवियर में यहां से जंप करके कहां पहुंचा, दूसरे नोड ऑफ रेनवियर में, वहां से फिर जंप करके नेक्स्ट नोड ऑफ रेनवियर में जाएगा। तो इस तरह से जंप करता हुआ जो है इंपल्स ट्रांसमिट करता है, इसलिए इसकी स्पीड फास्ट होती है। इंपल्स का लॉस भी नहीं होता है क्योंकि ये जो माइलिनेटेड सीट है वो एक तरह से वायर के ऊपर जैसे रबर होता है ना, उसकी तरह वर्क करती है, इंपल्स का लॉस नहीं होने देती। तो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स की आवश्यकता हायर एनिमल्स को हुई क्योंकि उनमें इंपल्स का ट्रांसमिशन फास्ट होना चाहिए था, क्योंकि उनका बॉडी साइज बढ़ गया। छोटे एनिमल को ऐसी आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, तो साल्टेटरी ट्रांसमिशन कहां होता है, ये ट्रांसमिशन देखने को मिलता है हमें कौन से न्यूरॉन में, माइलिनेटेड न्यूरॉन में। तो आई थिंक दैट आपको ये समझ में आया होगा। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यू मैंने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, तो आप जरा उनको भी सॉल्व कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। कोई भी डाउट्स है इसमें तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या मुझे जो है आप 7 to 8 शाम को 7 बजे से 8 बजे के बीच में फोन लगाकर डाउट्स अपने पूछ सकते हैं। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफी टफ भी है, बच्चे ऐसा मानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें से कई बार क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में भी और नीट एग्जाम में भी। इसका अच्छा प्रिपरेशन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।